आशुतोष, अब क्योंकि जिस पार्टी का जिक्र हो रहा है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए और शराब घोटाले को भी बढ़ा चढ़ाकर दिल्ली में दिखाया ही जा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर सवाल, सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल। आप स्वयं उस पार्टी में रहे हैं। अब ऐसे में ये एक जो नैरेटिव है कि इंडिया गठबंधन बना तो इंडिया के गठबंधन के जितने नेता हैं, विपक्षी पार्टियां, सब में फूट डाली जाए। एनसीपी टूटी गई है, शरद पवार को लेकर भी चलता रहता है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में यह भी बयान आया कि भाई जो करप्शन के चार्जेस हुए अजीत पवार पर, हसन मुशर्रफ पर, छगन भुजबल पर, किसके रहते हुए? शरद पवार के रहते हुए। तो जिम्मेदार कौन है? शरद पवार है। अब शरद पवार पर सारी ये जिम्मेदारी डाली जा रही है। तो क्या वाकई इसका प्रभाव देखने को मिलेगा 2024 के वोट पैटर्न पर? और जिस साजिश का आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो साजिश कामयाब होगी 2024 में? ऐसा जमीन पर दिख रहा है। देखिए गरिमा जी, अब हम लोगों को बड़ी ईमानदारी से मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र मैच्योर लोकतंत्र नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मुगालते में रहते हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि जिस स्तर पे एक सरकार ने तय कर लिया है कि वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसी शहर के अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर 6 महिलाओं ने आरोप लगाए। अगर यह आरोप मेरे ऊपर लगा होता या किसी पैनल में किसी और दूसरे के ऊपर लगा होता तो रात 12 बजे पुलिस जाती और कॉलर पकड़ के घसीटते हुए जेल के अंदर लाती, 3rd डिग्री टॉर्चर करती और उसके बाद उसके अकल ठिकाने आ जाती। लेकिन उनको धरने में बैठना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज और आज तक उनको गिरफ्तार करके उनसे किसी तरीके का कोई इंटरोगेशन नहीं किया गया। और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे फिर, और भारी बहुमत से जीत जाएंगे। तो पहली बात तो यह मान लेना चाहिए कि मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। तो मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है, इस वजह से जो तमाम तरीके के विकार होने चाहिए कि वहां एक से एक जिनके ऊपर कत्ल के आरोप है वो भी चुनाव जीत जाते हैं, जिनके ऊपर भयंकर चोरी के आरोप वो भी चुनाव जीत जाते हैं, जिनके ऊपर महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का आरोप वो भी चुनाव जीत जाते हैं, और एक एक बार नहीं, कई कई बार चुनाव जीतते हैं। तो हम किसको दोष दें? हम उन्हीं को दोष देंगे। तो क्या प्रचंड सरकारें, अभी क्योंकि आपने आपातकाल का भी जिक्र किया था आशुतोष, तो क्या प्रचंड सरकारें प्रचंड बहुमत से जो बनती हैं विनोद जी, क्या वहां ये देखा गया, आपातकाल का जिक्र तो आशुतोष ने किया कि इमरजेंसी लाद दी गई देश पर, और उसके अलावा भी बहुत सारे और फैसले हुए, वो जो प्रचंड बहुमत की सरकारें बना करती थी, और 2014 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार 30 साल बनी। ये दोष भी है क्या गठबंधन सरकारों के बरक्स जब देखते हैं बहुमत की सरकारों को? देखिए, मेरी पर निजी राय है तो मुझे तो लगता है कि भारत गठबंधन सरकारों में ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन कम से कम सरकारों पर एक चेक एंड बैलेंस रहता है। वो चाहे अटल जी की सरकार 6 साल चली हो और चाहे मनमोहन सिंह की 10 साल चली हो। बहुत सारे फिर वैसे फैसले नहीं हो पाते, अकाउंटेबिलिटी एक रहती है कि अचानक जो है कोई सरकार वैसा फैसला ले ले और जिसमें लोग सवाल उठाएं तो सवाल भी ना उठा पाएं। इमरजेंसीज का उदाहरण है, नोटबंदी हम लोगों ने देखा है, और तमाम सारे इस तरह के। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि भारत विविधतापूर्ण देश है और यहाँ एक चेक एंड बैलेंस की सरकार ही ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती है, ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सकती है। उसमें दिक्कतें भी होती हैं, कई बार झटके भी लगते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है हो सकता है। लेकिन मैं आपके एक दो बातें इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जैसे रामगोपाल जी की बात से मैं पूर्णतया 100% सहमत हूँ कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है हमारी राजनीति में, कि जब तक हमारे साथ आप हैं तब तक बिल्कुल पाक साफ हैं, जब दूसरे के साथ चले गए तो आप अपराधी हो गए या अभियुक्त हो गए या आरोपी हो गए या दागी हो गए, और ये सारे राजनीतिक दलों में है। ये तो अभी की बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नहीं, लेकिन मैं इस बारे में एक बात कहना चाहती हूं विनोद जी कि भाई सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है ना, विपक्ष की जिम्मेदारी, जहां जहां जो सरकार में है अपनी साख बचाए रखने की जिम्मेदारी तो सरकार के पक्ष की है। नहीं, जिम्मेदारी निश्चित रूप से उस दल की, उस नेता की ज्यादा है जिस पर लोगों का भरोसा है। देखिए, अगर जब टिकट बांटे जाते हैं पार्टियों में और जब पता लगता है कि भाई ये आदमी जो है इस पर इतने गंभीर मुकदमे हैं अपराध के, लेकिन ये कह के टिकट दिया जाता है कि विजिबिलिटी है, इसमें जिताऊ उम्मीदवार है, तो इसका मतलब जो देश का सबसे लोकप्रिय नेता हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अटल जी रहे हो, चाहे जो भी लोकप्रिय नेता हैं, ये क्या उन नेताओं में इतनी हिम्मत या वो नहीं है कि वो कहें कि भाई इसको टिकट नहीं देना है, वोट तो मेरे नाम पर मिलेगा।
ये अपराधी है या इस पर गंभीर धाराओं के आरोप है, आर्थिक अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, इसको टिकट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब वोट मिलता है नेता के नाम पर, वोट मिलता है पार्टी के नाम पर, जैसे संजय जी भी कह रहे हैं, तो फिर ऐसे विनेबल कैंडिडेट की जरूरत क्या है? आप साफ सुथरे आदमियों को दीजिए टिकट और जिता के लाइए। लेकिन कोई पार्टी ऐसा नहीं करती। अभी एडीआर की रिपोर्ट आपने देखी ली है। और जो ब्रजभूषण शरण सिंह का भाई, आपको मालूम है संसद में पिछले सत्र में अतीक अहमद को भी श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि वो सांसद थे, परंपरा थी। और अतीक अहमद के काले कारनामों से पूरा देश इसमें परिचित है। लेकिन एमपी हुए जीत करके, बहुत सारे अपराधी जीत करके माननीय सांसद बन जाते हैं। और एक और बड़ी बात है जो आशुतोष ने कहा, मैं भी बहुत हद तक इस बात सहमत हूं कि हमारे यहाँ अभी बहुत मामलों में लोकतांत्रिक परिपक्वता नहीं आई है। एक ब्रिटेन जिसका हम उदाहरण लेते हैं, वहां एक प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे देता है पार्लियामेंट में, बोरिस जॉनसन, जो जिता के लाता है अपनी पार्टी को, वो सारा मामला हमारे सामने है। हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री और मंत्री तो छोड़ दीजिए, विधायक और सांसद भी जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। नैतिक, फिर एक उसी नैतिक जिम्मेदारी, और उसके बाद वो चुनाव भी जीतते हैं। हाँ। तो ये जो विडंबना है, ये जो विरोधाभास है हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, कि जब वोट डालने मतदाता जाता है तो वो पार्टी को देखता है, और पार्टी से ज्यादा वो देखता है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि बिल्कुल, ये बहुत सारे ये जो फैक्टर हैं, लेकिन वो फिर भूल जाता है कि सामने जो चुनाव लड़ रहा है उस पर कितने मुकदमे हैं, और उसके सामने दूसरा लड़ रहा है उस पर कितने मुकदमे हैं। तो और यही जो चुनाव जीतने की पॉलिटिक्स आप विनोद जी समझा रहे हैं, यही आधार भी बनता है क्या कि भाई कितना भी करप्ट नेता हो, अगर वो जिताऊ कैंडिडेट है। एक 30 सेकंड दीजिए, एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूं। उत्तर प्रदेश का मैं नाम चूंकि नहीं लूंगा, एक बड़े नेता थे, उनके खिलाफ एक बड़े अपराधी को चुनाव लड़ने दिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, देश के सबसे बड़े अपराधी को जो है मेरे खिलाफ मैदान में उतार दिया सामने वाली पार्टी ने। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा 4 साल पहले तो आपकी पार्टी का विधायक था वो, तब तो आप कहते थे वो बड़ा मजबूत कैंडिडेट है, आज आप उसे अपराधी बता रहे हो। तो मेरे पर नाराज हो गए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है पार्टियों का, हाँ, उसे आप मैं कह रहा हूं कि ये जब तक खत्म नहीं होगा राजनीति में, और खासकर जिम्मेदारी उन लोकप्रिय नेताओं की है जिनके नाम पर लोग वोट देते हैं। लेकिन बड़ी आदर्श स्थिति की तरफ विनोद जी आप इशारा कर रहे हैं, और वो आदर्श स्थिति अभी हाल फिलहाल में कहीं नजर नहीं आ रही। रामकृपाल जी मुस्कुरा रहे हैं। रामकृपाल जी ऐसे नेता हुए, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता, जिनको अगर कह दिया गया कि ये फलाना आदमी शराब पीता है तो टिकट काट दिया उसका। कितने इक्के दुक्के उदाहरण होंगे देश की राजनीति में, तो आज आप बता दीजिए। लेकिन रामकृपाल जी, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ आसाम में शिफ्ट हो गई, नारायण राणे आ गए, और ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अभी हाल फिलहाल में 3-4 नाम गिनवाए, अदिति तटकरे आ गई, अजीत पवार चले आए। तो ये जो ईडी और सीबीआई का और आईटी का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये चुनावी जीत की गारंटी भी अब बनता जा रहा है कि भाई विपक्ष के नेताओं में फूट डालिए, पार्टियों में फूट डालिए, ईडी सीबीआई का खौफ दिखाइए, अपने यहां ले आइए। तो यही क्या 2024 में दिख रहा है? क्योंकि उधर हेमंत सोरेन, इधर ममता बनर्जी, इधर आरजेडी, बिहार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। तो बिहार देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश तक अभी जांच हाल फिलहाल में नहीं पहुंच रही है, अखिलेश यादव तक और बाकी और नेताओं तक। तो ये इस ब्लॉक को भी तोड़ने की एक कोशिश दिखती है क्या 2024 के लिए? देखिए गरिमा जी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो शायद महफिल, अभी आपने कहा था नैतिकता या मर्यादा, कुछ इस तरह की बात आपने की। देखिए, राजनीति में आपने साख की या कुछ बात की थी, साख की ही बात हो रही थी। हाँ, राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज की साख का मतलब होता है कि वो जीत रही है कि नहीं। जीत ही उसकी साख है, हार ही उसकी अवमानना है। मेरे भाई आशुतोष जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक चैनल में थे तो उस चैनल की हेडलाइन जो थी, टैग लाइन, अब जिसने भी लिखी हो, उसकी टैग लाइन थी खबर हर कीमत पर। तो एक मेरे मित्र थे, उन्होंने एक दिन ऐसे ही मुझसे बात की कि भाई ये किसी भी कीमत पर खबर। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जीत किसी भी कीमत पर, आज की तारीख में, और सब नेता, अमित शाह ने भी कहा था कि हम टिकट उसी को देते हैं। हमारे सामने सिर्फ एक चीज है, विनेबिलिटी,
नहीं, जी, ये टिकट नहीं, वाली बात तो रामकृपाल जी थोड़ा अलग हो गई। मैं इस बात पर आ रहा हूं कि जो आपने साख की बात कही थी, पार्टियां, इससे कोई मतलब नहीं है कि साख गिर रही कि उठ रही है। सारी पार्टियों को यह है कि वो सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं, सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं, या सत्ता के कितने नजदीक पहुंच रहे हैं। देखिए, सिंपल बात। और मैं बता दूं, जो मैच्योरिटी लोकतंत्र की बात की जा रही थी, देखिए, मेरा कहना है जैसा समाज है वैसे ही हर संस्था का कमोबेश उसी समाज से निकली संस्था वैसी ही रहेगी। आप याद कीजिए, जब राजीव गांधी चुनाव लड़े थे, हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने हरा दिया था। चंद्रशेखर को बलिया में पहली बार उनको हारना पड़ा, और वो तब हारना पड़ा जब पूरी भारत यात्रा करके आए थे, उस लोकप्रियता के सबसे शिखर पर थे। और बताऊं आपको, आचार्य निरंदेव अयोध्या से इलेक्शन हार चुके थे फैजाबाद से। किसने हराया था पता नहीं। ये लोकतंत्र की अपनी एक खूबसूरती है। नहीं, लेकिन आप एक और बात कह रहे हैं कि समाज जैसा है वैसी संस्थाएं हो जाएंगी, जबकि इसके उलट होना चाहिए कि संस्थाओं का खौफ नजर आना चाहिए। राशिद किदवई में जो सवाल पूछ रही थी रामकृपाल जी से, वो सवाल यही है कि 2024 अब क्योंकि सबको दिख रहा है, ईडी, सीबीआई और आईटी का एक्शन भी हो रहा है, सिलेक्टिव एक्शन हो रहा है, ये आंकड़े दिखा रहे हैं और बाकी तमाम पैनलिस्ट भी कह रहे हैं। क्या यही दिख रहा है कि महाराष्ट्र तोड़ दीजिए, बंगाल में ईडी सीबीआई लगा दो, बिहार पहुंच जाओ, इधर झारखंड पहुंच जाओ, और विपक्षी नेता जिस तरीके का प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि भाई मजबूत है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो सबके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दो, खुद ब खुद बिखर जाएंगे। ये कितना सही नैरेटिव लगता है आपको जो विपक्ष कहता है? देखिए, विपक्ष का नैरेटिव सही है। ये बातें, जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, ये विचलित करने वाली बात है। लेकिन बात ये है कि क्या वो चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त है, मुझे उसको लेकर के संदेह है। क्योंकि देश की जो कानून व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, उसमें आम आदमी का एक विश्वास है। आम आदमी जो है वो थाना, पुलिस, कचहरी से बचता है, वो अपना टैक्स या जो भी चीजें उसको होती है, वो मतलब जो होता है ना, आधार कार्ड का इस्तेमाल करना या पैन कार्ड का इस्तेमाल, वो सब वो करता है, और उसको लेके उसको एक कोई झिझक होती है। तो उसको जब हम बात करते हैं कि ये अपराधियों के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो सिलेक्टिवली हो रहा है, इसको मैं बार बार दोहराऊंगा, सिलेक्टिवली हो रहा है, लेकिन उसके प्रति कोई बहुत ज्यादा समर्थन नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ आपके माध्यम से एक बार लालू यादव की बात का बयान जो है वो मैं याद दिलाना चाहूंगा। जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने मर्यादा की जो बात होती है, उन्होंने कहा कि मैंने हॉकी ग्राउंड देखा, फुटबॉल ग्राउंड देखा, पोलो ग्राउंड देखा, ये मॉडल ग्राउंड क्या है? तो ये जब तक हमारे देश में मॉरल ग्राउंड को लेकर के पूरी तरह से हमारी आस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक इस तरह की स्थितियां होती रहेंगी और राजनीतिक दल जो है अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे, चाहे वो सत्ता के लोग हो या विपक्ष के। संजय, अगर इसी तरीके से, क्योंकि आज जब मैं बैठी और आपसे बात कर रही हूं, तो आज भी 2 विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मनीष सिसोदिया के मामले में देखा कि कोर्ट तक जांच एजेंसी अपने प्रूफ सबूत नहीं पेश कर पाई। 2024 तक ये जर्नी कहां पहुंचेगी? और इंडिया ब्लॉक जो है जिस मजबूती का दावा कर रहा है, क्या वो मजबूती इसी ईडीआई, सीबीआई और आईटी के जरिए बिखरती दिखेगी क्या? गरिमा जी, मुझे लगता है कोशिश तो जरूर है। पहला सवाल आपका, मुझे लगता है 2024 तक ये रफ्तार पकड़ेगी और कम से कम चलती रहेगी, ऐसा तो मुझे लग रहा है। ईडी, सीबीआई के रेड, विपक्षी नेताओं पर रेड, तमाम तरह के कोशिशें जिससे विपक्ष के नेताओं को, जो इंडिया गठबंधन के नाम के रूप में भी हमारे सामने है, उसमें किसी न किसी तरह से कोशिश होगी कि दरार डाला जाए। क्योंकि जब किसी नेता पर, किसी पार्टी के नेता पर इस तरह के ईडी, सीबीआई की रेड होगी, तो निश्चित रूप से उनका ध्यान बढ़ता है। वो अपने घर को बेसिकली री इन्वेंट करने में, उसको सजाने में समय लगाएंगे। कोशिश तो जरूर रहेगी रूलिंग पार्टी की, बीजेपी की, भाई ये कोशिश की जाए। अब सवाल यह है कि कितना वो सफल होंगे और कितना विफल होंगे। मुझे लगता है अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 2024 का सफर अभी भी कम से कम 7-8 महीने बाकी है उसमें, तो थोड़ा गरिमा जी मुझे लगता है समय इंतजार करना पड़ेगा। विनोद जी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी चेक एंड बैलेंस पर निर्भर करती है और चेक एंड बैलेंस लोकतंत्र के हर पड़ाव पर नजर आता है। ऐसे में अब जब जांच एजेंसियों का इस तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सियासी टूल के तौर पर कहा जा सकता है, तो कहीं चेक एंड बैलेंस की भी कोई व्यवस्था दिखती है क्या?
लेकिन या फिर एक और बात कि सारे मामलों में कोई बहुत इनजेन्युइन अनजस्टिफाइड एक्शन हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कहते भी हैं कि इफ देयर इज नो फायर नो स्मोक, धुआं नहीं होगा अगर आग नहीं होगी। देखिए, लोकतंत्र चलता है संस्थाओं के उस पर। संस्थाएं जितनी मजबूत होंगी, जितनी स्वायत्त होंगी, उतना ही बेहतर लोकतंत्र काम करता है। उससे सरकारों पर भी नियंत्रण रहता है, उनकी मनमानी पर संतुलन रहता है, और एजेंसियां या जो हैं वो एक दूसरे को चेक करती हैं। ये सही है कि एजेंसियां काम कर रही हैं, जाहिर है ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जिन नेताओं को पकड़ रही हैं उनके खिलाफ सबूत दें, ये उनकी जिम्मेदारी है और अदालत फैसला करेगी, ये एक व्यवस्था है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था, मेरा कहने का मतलब ये है कि दरअसल एजेंसियों का दुरुपयोग, सदुपयोग, उपयोग हर सरकार के समय हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है। और बड़ी दिलचस्प बातें ऐसी हुई हैं कि जो एजेंसी एक सरकार के समय एक नेता के खिलाफ तमाम धाराओं में एफआईआर करती है, वही एजेंसी जब सरकार बदलती है तो उस एफआईआर की धाराएं कमजोर करती है। ये भी हुआ है इसी भारत में। और मैं बहुत बता रहा हूँ, नरसिम्हा राव के समय जो एफआईआर दर्ज हुई अयोध्या मामले में अडवाणी जी और तमाम सारे नेताओं के खिलाफ, जब अटल जी की सरकार आई तो उसमें तमाम तरह के संशोधन किए गए और अदालत में, और बाद में मामला पार्लियामेंट तक में उठा। और सेम एजेंसी, वही एजेंसी तमाम सारे लोगों को पकड़ती है। जब यूपीए सरकार थी और उस समय क्या क्या खबरें आती हैं अखबारों में कि साहब ये सफरिंग टेररिज्म के नाम पर जो लोग लेकिन आप ही ने कहा, और बाद में अचानक जब सरकार बदलती है तो उसी एजेंसी का रूप बदल जाता है। लेकिन आप ही ने कहा कि पहले इक्का दुक्का होते थे, पहले क्वालिटी और क्वांटिटी का बस मैं ये कह रहा हूं कि पहले और अब में फर्क वही क्वालिटी क्वांटिटी का है, लेकिन दुरुपयोग की घटनाएं हमेशा होती रही हैं। फिर भी मैं बात कहता हूं कि चेक एंड बैलेंसेस की जो बात है, अब चेक एंड बैलेंसेस कैसे होगा? चुनाव आयोग, अदालत और संसद, ये ही संस्थाएं हैं जो चेक एंड बैलेंस करती हैं। लेकिन अगर ये संस्थाएं और एजेंसियां भी उस तरह की संस्थाओं में आती हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो एक टीएन सेशन ने लोगों को बता दिया कि चुनाव आयोग क्या होता है, उसके पहले कोई नहीं जानता था कि चुनाव आयुक्त कौन है और मुख्य चुनाव आयुक्त क्या है। और वो टीएन सेशन ने और कोई संविधान में संशोधन नहीं किया, वही कानून, वही नियम, सब कुछ वही था। लेकिन नेताओं को, सबको और सरकारों को ये बता दिया कि चुनाव आयोग की ये हैसियत है। तो ये संस्थाओं की ताकत होती है। एक जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला देकर के पूरी इंदिरा गांधी की सरकार को जो है कटघरे में खड़ा किया और बाद में इमरजेंसी लगी और 77 में सरकार चली गई। तो संस्थाएं जब फैसला करती हैं तो लोकतंत्र बचता है। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि संस्थाएं कमजोर अगर हुई तो दिक्कत। आप अमेरिका में तो फिर बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी तो है रामकृपाल जी, कि संस्थाओं का बचना लोकतंत्र के बचने के लिए जरूरी है, और संस्थाएं किसके नियंत्रण में? संस्थाएं सरकारी के नियंत्रण में। और सरकार किससे चलती है? सरकार जीतने की गारंटी पर चलती है। तो ये सारी चीजें जो एक दूसरे से लगी बंधी हैं, ये चेक एंड बैलेंस की तरफ बढ़ती है क्या? देखिए, मैं एक चीज कह रहा था, जैसा कि शुरू में मनीष जी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये आप सबूत नहीं लाएंगे तो 2 मिनट भी केस नहीं रुक पाएगा। सवाल इस बात का है, सुप्रीम कोर्ट इस पर आधे घंटे बात करती रही, 1 मिनट में बेल क्यों नहीं दे दिया? इस तारीख अभी भी ये 10 तारीख तक के लिए टाला गया है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन एक नहीं है, निचली अदालत से लेकर के इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार मनीष सिसोदिया की जमानत पर जब बार बार हो जा रहे थे, ये भी टिप्पणी दी थी कि आप इतनी बार आए हैं और हर बार आप कहते हैं कि पत्नी के बीमारी के चलते आपको जमानत की बात है। एक बार भी आपने नहीं कहा कि आपको गलत फंसाया गया है, आप निर्दोष हैं, आपने उस ग्राउंड पर बेल नहीं की है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। आशुतोष, इस पर कोई रिएक्शन देंगे? ऑब्जर्वेशन पर मत जाइए, वरना सुप्रीम कोर्ट को बेल क्यों नहीं देती? अच्छा ठीक है आशुतोष, आज भी अगर वो जेल में है, सुप्रीम कोर्ट ये जान रही है कि ये निर्दोष है, तो फिर उनको तो बेल देनी चाहिए। वैलिड पॉइंट है। आशुतोष, इस पर जवाब है कोई? देखिए, अभी बेल पे फैसला नहीं हुआ है तो हमें बेल के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिशा में इस वक्त चीजें जा रही हैं, राजशाही में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, लोकतंत्र में रूल ऑफ लॉ होता है। और रूल ऑफ लॉ का मतलब यह होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह होता है कि अगर सिर्फ एजेंसीज
सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही या उनको जो उनकी आलोचना करते हैं उनको ही अगर पकड़ेंगे तो फिर तमाम एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो लोगों का विश्वास रूल ऑफ लॉ पर से उठ जाएगा। और अगर रूल ऑफ लॉ पर से अगर लोगों का विश्वास उठ जाएगा क्योंकि उनको लगेगा कि जब जिसकी सरकार है कानून उनके हिसाब से चलता है और रूल ऑफ लॉ नहीं है यहां पर, अगर तो फिर लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर से भी उठ सकता है। इसलिए ये बड़ी खतरनाक स्थिति बनती जा रही। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो स्केयर्ड है बेल देने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, वो हाई कोर्ट के मसले पर भी कह रहे हैं। और आज ही जस्टिस मुरलीधरन का बयान आया कि जब मैंने फैसला कर दिया था तो मेरे फैसले से सरकार क्यों नाराज हो गई, और उन्हीं मुरलीधरन की वजह से गुजरात दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में कम से कम कुछ लोगों की जानें बच गई थी, लेकिन सरकार को यह आपत्ति, सरकार ने रातों रात उनका तबादला कर दिया। नहीं तो फिर तो उन नेताओं के लिए बड़ा मुफीद हो गया आशुतोष, फिर तो उन नेताओं के लिए बड़ा मुफीद हो गया जो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ पार्टी बदलने तक का ही सफर तय करना है, इधर पार्टी बदली उधर वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। गरिमा जी एक चीज देखिए, एक चीज हम लोग सब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हर सरकार में यही होता है। ये बड़ा ब्रेजन स्टेटमेंट है। हम अगर फर्क नहीं करेंगे कि आज जो हो रहा है क्या वही पहले होता था। पहले आंखों की शर्म होती थी, जब जिनके ऊपर आरोप लगे उनको इस्तीफा देना पड़ा, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो पवन बंसल हो, चाहे वो अश्विनी कुमार हो, चाहे वो 1 दर्जन से ज्यादा लोग, सबको इस्तीफा देना पड़ा। आज की तारीख में यह कि मेरे पास बहुमत है और हम किसी के नहीं मानते, हम किसी के नहीं सुनते, ये आंखों की शर्म हट गई है। तो फिर ये आंखों की शर्म लेकर कौन आएगा? हट जाती है। हाँ। जब आंखों की शर्म तो लोकतंत्र में हट जाती है तो फिर लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर से हटना शुरू हो जाता है, और ये सबसे खतरनाक स्थिति है। ये खतरनाक स्थिति फिर विनोद, हम दरअसल लोकतंत्र को एक आज्ञा पालक एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी की तरफ लेते जा रहे हैं। अथॉरिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है आशुतोष, फिर ये आंखों की शर्म कहां से आई? आशुतोष ने जो उदाहरण दिया मैं उसी पर आना चाहता था। यही लोकतंत्र की परिपक्वता और अपरिपक्वता का सवाल होता है। जिस सरकार ने अपने मंत्रियों से इस्तीफे लिए वो सरकार 53 सांसदों पर सिमट गई। जिस सरकार ने 2004 से लेकर के 2014 तक अपने दर्जनों मंत्रियों से इसलिए इस्तीफे लिए कि उनके खिलाफ आरोप आ गए, उन पर उंगली उठ गई, भी कन्विक्शन नहीं हुआ। और बिना कन्विक्शन तो छोड़िए, मुकदमा दर्ज, अश्विनी कुमार को कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ था? खाली उनका तो सीबीआई डायरेक्टर को बुलाया था उन्होंने, इसी पे इस्तीफा हो गया। पवन बंसल का क्या मतलब था? पवन बंसल के भांजे की कहीं ऑडियो टेप था, किसी जीएम से बात कर रहे हो रेलवे के, उनका इस्तीफा हो गया, कोई मुकदमा नहीं था। मतलब मॉरल ग्राउंड की बात कर रहा हूं, जिसकी राशिद कर रहे थे, मॉरल ग्राउंड कहां है? और वो सरकार, वो पार्टी 206 से 53 सांसदों पर सिमट गई। अब जनता का क्या करेंगे? और जिस सरकार, जहां एक गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला हुआ और किसान और लोग मारे गए, उस सारी सीटें सत्तारूढ़ पार्टी जीत जाती है वहां विधानसभा चुनाव होने में, और वो मंत्री आज भी उसी डिपार्टमेंट में बने हुए हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा तो जनता भी अपने साथ में क्या, अब इसको क्या कहेंगे बताइए? रामकृपाल जी, तो क्या यहाँ पर वाकई डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल नहीं है? हालांकि आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ वॉशिंग मशीन है, लेकिन पहले और अब के हालात में जो जमीन और आसमान का अंतर दिख रहा है वो कहां ले जाएगा इस लोकतंत्र को? देखिए, मेरा कहना यह है कि हमारे विचार, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, रघुवीर साय की एक लाइन है जिसको मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि सत्ता में बने रहने के लिए व्यवस्था की बुराइयों से समझौता करना ही पड़ता है, चाहे जो सत्ता हो। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरा यह कहना है कि देखिए, सवाल हम विचार कुछ भी करते, आप लोगों ने मिल करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई है, एक संविधान बनाया है। जो भी संस्थाएं हैं उन्हीं संविधानों से बनाई गई हैं, आज की नहीं है, बहुत पहले की हैं। हमेशा ये होता है कि जो लोग विपक्ष में होते हैं उनको हमेशा तकलीफ होती है, सत्ता पक्ष में ऑब्वियस है, मैं इस बात को मानता हूं कि एरोगेंस होता है। और सारी संस्थाएं चूंकि जो भी सत्ता में होगा उसके नियंत्रण में होती हैं, में भी दुरुपयोग कर रही हैं और हमेशा हुआ है। आपको बताऊं, इंदिरा गांधी जी के जमाने में एक मशहूर किस्सा था, वो ऐसे फाइल रखती थी अपने पास, बढ़ाती नहीं थी, किसकी फाइल निकाल लें, सबको पता होता था। जगजीवन राम जब इमरजेंसी का प्रस्ताव पढ़ रहे थे तो उनकी एक निगाह इंदिरा गांधी की तरफ थी, और सीपीएम के एक एमपी ने
कहा था कि जगजीवन राम जी पढ़ तो लीजिए ठीक से। हाँ, तो फिर आप कुल तो मिलाकर एक अगर आधार सत्ता का की तरह दुरुपयोग से आप सदा देख हुआ सकते है तो सत्ताओं तो का ये हस्तांतरण भी हुआ है। राशिद किदवई, फिर क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं हम कि भाई इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, बेजा इस्तेमाल किया अपनी शक्तियों का, तो फिर 77 में चली गई ना, तो क्या उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्या हम? नहीं गरिमा, मुझे लगता है कि व्यवस्था का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल हो रहा है। एक पब्लिक ओपिनियन और वहां में जो एक मीडिया जो भी एक स्तंभ होता है या सिविल सोसाइटी, उन सब लोग भी उनके उतने ज्यादा सक्रिय नहीं है। इसीलिए सरकार बहुत सारी चीजों को जो गलत है, अनुचित है, उससे बच के निकल जा रही है या उसको राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं हो रहा। और विपक्ष जो है वो देखिए, अगर हम कहें कि साहब वो चेन्नई की पिच जो है वो ठीक नहीं थी, इसीलिए हम आज इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो वो दूसरी बात है। लोग इस बात को नहीं मानेंगे। विपक्ष जब तक जनता के बीच में जाकर के इस बात को अपनी बात को एक उनको कन्विंस नहीं कर सके कि सरकार जो कर रही है वो गलत है, और केवल सिर्फ ये ईडी और इसका दुरुपयोग का मामला नहीं, तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। विपक्ष जो है सिर्फ जबानी जमाखर्च बहुत कर रही है। ये बड़ा जाति मौजूद जनगणना पॉइंट की आप बात कह रहे लेके आए हैं, हाँ। आरक्षण की लेके आए, वो ठोस चीजें, ठीक है, वो ठोस चीजें, आशुतोष, उससे क्या देखिए यहाँ थोड़ा पर सा विपक्ष एक भी बेचैनी फेल और नजर आ रहा है? बदलाव भाई नजर आ रहा है। 2014 में एक बना दी गई, एक माहौल बनाया गया, 2G हो गया, भले कन्विक्शन नहीं हुआ, अदालतों में केस टिक नहीं पाए, 2G हो गया, कोल घोटाला हो गया, सारा जो एक नैरेटिव बनाया गया, क्या वहां पर विपक्ष फेल दिखता है कि भाई ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, बेजा हो रहा है, आप उसको प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दे रहे हैं, लेकिन आप जबानी जमा खर्च में उलझे हुए हैं? जाइए जनता के बीच, कौन रोक रहा है? मैं राशिद भाई की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और पूरे सम्मान के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा आंदोलन किया था? ये जो जिनका नाम है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये किस धरने पर बैठे थे? किस प्रोटेस्ट मार्च में लोग गए थे? कोई नहीं गया था। आज सिस्टम को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। आज रिमांड के लिए मांगा जाता है और वो एफआईआर की कॉपी जो एक्यूज है उसको नहीं दिया जाता, लेकिन टीवी चैनल्स के एंकर्स के पास वो कॉपी पहुंच जाती है, और उसके बाद लगातार उसी आदमी को जिससे पूछा भी नहीं जाता भाई तुम निर्दोष हो निर्दोष नहीं हो, उसको अपराधी बनाने की कोशिश की जाती है। विपक्ष की कौन सी खबर आज टेलीविजन चैनल पे चलती, मुझे कोई बता दे इस बारे में? बहुत रिलक्टेंटली लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को चला, बहुत रिलक्टेंटली। तो बस अंत में अगर आशुतोष जी 10 सेकंड में मुझे बता पाए कि क्या 2024 के चुनावों पर इस सब का कोई असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये असर इतना पड़ेगा कि इस बार इनको नाको चने जो है चबाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, 2024 की लड़ाई ईडी और सीबीआई तक आई, और सवाल यही है कि क्या अब जनता की अदालत में जब जाना होगा, तमाम पार्टियों को, सत्ता पक्ष को भी जाना होगा, विपक्ष को भी जाना होगा, तो जनता क्या इस मामले में अदालत में अपना भी फैसला सुनाने में विवेक का इस्तेमाल करेगी? सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना है। इजाजत दीजिए, प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल।